नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। नीतू, निशु, आंचल, करण, रिया, संजना, सुजीत, पुनीता, अभी, हर्षवर्धन, अमित, अनित, मृन्मय, और उसके बाद में विकास, अभिजीत, गौरव, आनंद, मनीष, पांडे, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्र काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से, हमारे पूरे आरडब्ल्यूए परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी इस साल ये रिजोल्यूशन लें कि हमें जो है इस बार नौकरी लेनी है और हर हालत में लेनी है, और ईश्वर करे आपका ये रिजोल्यूशन जो है बहुत ही जल्द पूरा हो। इस साल आप सभी को नौकरी मिले, आप सभी के घर में खुशियां आए, यही मेरी तरफ से आपके लिए नव वर्ष के लिए विशेष हैं। तो आप सभी अब जल्दी से लाइव जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। आप जानते हैं कि कल की क्लास में मैंने आपको लास्ट आर्टिकल पढ़ाया था। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है संसद, हम इसको आज कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि पार्लियामेंट। और आप जानते हैं कि इसमें मैंने कल आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था आर्टिकल नंबर 108, है ना? ये हमने कल कंप्लीट किया था। बताइए अनुच्छेद 108 में क्या पढ़ाया था मैंने आपको? आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब मैं बता दूं आपको आर्टिकल 109 इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें बेटा जी जो धन विधेयक है, यानी कि जो मनी बिल होता है, धन विधेयक जिसे हम कहते हैं मनी बिल, ध्यान से सुन लीजिएगा। धन विधेयक जिसको आप कहते हैं मनी बिल, इसके बारे में दी गई है विशेष प्रक्रिया। इसके लिए दिया गया है स्पेशल प्रोसीजर, है ना? विशेष प्रक्रिया दी गई है, इसकी स्पेशल प्रोसीजर इसमें दिया गया है। यानी इसमें क्या कहा गया है, अगर हम बात करते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि भाई ध्यान से सुनो। इसमें कहा गया है कि जो धन विधेयक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। यानी धन विधेयक की शुरुआत कभी भी राज्यसभा से नहीं होगी, हमेशा इसकी शुरुआत जो होगी बेटा जी वो लोकसभा से होगी। लोकसभा ही वो सदन होता है। वेरी गुड मैम, जिसने बोला है ज्वाइंट सेशन था आर्टिकल 108 में, उसने बिल्कुल सही बोला है। ज्वाइंट सेशन अब तक कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। तीनों कब कब हुए हैं ये मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाते समय भी बताया था। ज्वाइंट सेशन आपका किस बिल पर आता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूं कि संयुक्त बैठक केबल और केबल ऑर्डिनरी बिल पर आता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल जो है आपका साधारण विधेयक जो है, जब उस पे लोकसभा और राज्यसभा आपके झगड़ा करते हैं तब ज्वाइंट सेशन आता है। अब मनी बिल को लेकर आप ध्यान रखेंगे कि इसे लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में कभी पेश नहीं किया जाता। उसके अलावा लिखिएगा लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश होता है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है, पूर्वानुमति से पेश। ठीक है, लिखिएगा इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, इन लोकसभा आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। और यही कारण है कि राष्ट्रपति इस पर जो आपका मनी बिल है इसे रिकंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सस्पेंशन वीटो का यूज नहीं कर सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। आगे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर जो आपका हुआ है सॉरी अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये कौन प्रमाणित करता है, ये कौन सर्टिफाइड करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, ये कौन प्रमाणित करता है कि धन विधेयक है या नहीं। तो आप लिखेंगे कि यहां पर ये आपका कोई विधेयक धन विधेयक, विधेयक को क्या कहते हैं मैम? बिल बोलते हैं।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, है या नहीं, मनी बिल और नॉट, नहीं, इसका प्रमाण होता है सर्टिफाइड करना, इसका प्रमाण यानी कि सर्टिफाइड, इसका प्रमाण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन प्रमाणित करता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये बात आपको बेटा जी ध्यान रखनी है, ठीक है, कि कौन सा बिन मनी बिल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में आपका कौन प्रमाणित करता है, तो आप कहोगे लोकसभा के अध्यक्ष ही मैम प्रमाणित करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहां से आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल किसमें दिया गया है, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, धन विधेयक की परिभाषा, ये दी गई है बेटा जी आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110 में क्या किया गया है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल दिया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष कितने होते हैं रोशन जी, एक ही होते हैं। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल किस में है, तो आप कहोगे मैम आर्टिकल 110 में है। इसके बारे में नेक्स्ट लिखिएगा, धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिनों तक अपने पास रखती है, 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है, अपने पास रख सकती है। यानी ये लोकसभा से पास होकर किसके पास जाता है, राज्यसभा के पास। और प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा जो है वो क्या करती है, राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक अपने पास रखती है। 14 दिन में अगर वो पास करती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो 14 दिन में पास नहीं करती तो आफ्टर 14 डेज ये ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती, धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती, संयुक्त बैठक नहीं होती, संयुक्त बैठक नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ज्वाइंट सेशन केवल किस पर होता है, तो आप कहेंगे मैम ऑर्डिनरी बिल पर, मनी बिल पर कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर भी कभी ज्वाइंट सेशन नहीं होता। संयुक्त बैठक केवल और केवल बुलाई जाती है मैम अगर हम बात करते हैं, तो आप कहेंगे ज्वाइंट सेशन इज नॉट कॉल्ड फॉर दिस, joint session is not called for money bill, या for this, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये आपको क्वेश्चन बेसिक पूछे जाएंगे कि मनी बिल की डेफिनेशन क्या है, मनी बिल की विशेष प्रक्रिया कहां पर है, मनी बिल कहां पेश किया जाता है। ये क्वेश्चंस प्यारे बच्चे यहां से बनते हैं, आप फटाफट यहां पे लिख के और मुझे बताएं। ठीक है, आगे चल सकते हैं। आगे देखिए, अब बेटा आगे अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 112, क्योंकि 111 में आपको पढ़ा चुकी हूं,
इसमें क्या है, तो इसमें मैम बजट की परिभाषा, लेकिन बजट आपका संविधान नहीं कहता। संविधान कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण प्यारे बच्चे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है। इसकी क्या दी गई है, वार्षिक वित्तीय विवरण की परिभाषा दी हुई है मैम, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आपका बजट है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बजट की डेफिनेशन परिभाषा, तो बजट हम कहते हैं आम भाषा में, लेकिन संविधान इसको क्या कहता है, संविधान में इसको कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान इसको कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। जो बजट शब्द है, लिख लेना, ओहो, जो बेटा जी आपका बजट शब्द है, ये वाला शब्द, ये वर्ड संविधान में नहीं है। बजट शब्द संविधान में नहीं है, संविधान में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको तो हम आम भाषा में बोलते हैं बजट। ध्यान से, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुने, बहुत अच्छे से आपको सुनना है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग आपके संविधान में किया गया है। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसे कहते हैं भारतीय बजट का पिता, फादर ऑफ इंडियन बजट, भारतीय बजट का पिता किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे फादर ऑफ इंडियन बजट, वो कहा जाता है, एक अंग्रेज है जेम्स विल्सन। फादर ऑफ इंडियन बजट उसको कहा जाता है बेटा जी, तो आप कहेंगे जेम्स विल्सन को, क्योंकि उसने भारत का पहला बजट पेश किया था और वो किया था 1860 में। 1860 में पहला बजट पेश किया था किसने, आप कहोगे जेम्स विल्सन ने, इसीलिए इसे कहा जाता है भारतीय बजट का पिता, ठीक है। आगे सुनिए, नेक्स्ट आप यहां देखेंगे कि स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया, प्रथम बजट पेश, तो प्यारे बच्चे इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट किसने पेश किया था, और एक पूछा जाता है गणतंत्र भारत यानी कि रिपब्लिकन इंडिया का प्रथम बजट किसने पेश किया। ये दो क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि स्वतंत्र भारत का आर.के. षणमुखम चेट्टी जी ने किया था इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट पेश, और आपका रिपब्लिक इंडिया का जॉन मथाई इन्होंने किया था 1950 में, और इन्होंने क्या था 1947 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं लेकिन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं बजट के बारे में, तो आपको मैं बता दूं कि जो बजट है जिसे संविधान कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण, तो इसको पेश कौन करता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप कहेंगे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर इसको पेश करते हैं, वित्त मंत्री द्वारा पेश राष्ट्रपति के कहने पर, ये कब पेश होता है, पेश करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। इस समय आपकी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बताइए, है ना। एक क्वेश्चन मैम कि पेश कब होता है, तो आप कहेंगे प्रत्येक वित्तीय वर्ष, एवरी फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसको मैम इंट्रोड्यूस किया जाता है, एवरी फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है बेटा आपका, तो आप कहोगे मैम 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। और इस ईयर में प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया मैम निर्मला सीतारमन है,
और इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार कितना खर्चा करेगी, कितनी उसकी इनकम होगी, ये सब कुछ इस बजट में डिफाइन होता है। कि जैसे एजुकेशन सेक्टर में कितना खर्चा होगा, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में कितना खर्चा होगा, हेल्थ सेक्टर में कितना खर्चा होगा, ये सब मतलब पूरे एक साल का स्टेटमेंट सरकार आपको दे देती है कि कहां से उसे इनकम होगी और कहां से उसके खर्चे होंगे, कहां पर उसे खर्च करना है, कितना खर्च करना है, ये सब प्यारे बच्चे आपका बजट में डिफाइन कर दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करती हूं, प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी, बताइए। प्रथम महिला वित्त मंत्री, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ये कौन है, तो आप कहोगे मैम फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। और वर्तमान में आपकी वित्त मंत्री कौन है, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री, पूर्णकालिक वित्त मंत्री यानी फुल टेन्योर फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल फुल टेन्योर फाइनेंस मिनिस्टर, फुल टेन्योर फाइनेंस मिनिस्टर, तो आप इसका आंसर करेंगे कि वो बनी थी निर्मला सीतारमन जी। वो कौन बनी थी, निर्मला सीतारमन जी। और यही बेटा आपकी इन प्रेजेंट भी हैं, निर्मला सीतारमन जी। और यही कौन है, यही आपकी वर्तमान वित्त मंत्री हैं, यही आपकी इन प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। तो ये पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री थी। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ बच्चों को बस पढ़ना नहीं होता है, पूरी क्लास में या तो हिंदी इंग्लिश करना होता है, या माइक पास रखो या दूर रखो, बस यही कमेंट्स करने हैं। पढ़ लो बेटा, पढ़ने में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत होगी तो सिर्फ तुम्हें नहीं होगी, फिर वो सबको होगी, ठीक है। तो ये आपका यहां से बजट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन पेश करता है, किसके कहने पर पेश करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आपका आर्टिकल 117, इसमें है बेटा जी वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल। और वित्त विधेयक आप लिखेंगे, इसे लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश। और इसकी इसमें क्या दी गई आर्टिकल 117 में, परिभाषा, डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल बिल, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल बिल। चलिए फटाफट लिखिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपके संसद से कुछ और प्रश्न बनते हैं, जैसे आपका एक क्वेश्चन बनता है जिसे हम कहते हैं प्रश्नकाल। प्रश्न, पहले बिल के बारे में बात करते हैं। बिल, तो आपके यहां पर 3 तरह के बिल होते हैं। पहला होता है साधारण विधेयक, जिसे आप कहते हैं मनी बिल, साधारण विधेयक, मनी बिल, सॉरी ऑर्डिनरी बिल, आई एम रियली वेरी सॉरी, ऑर्डिनरी बिल। और इस बिल से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लिखिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि ये बिल कहां पर पेश होता है, तो लिखिएगा संसद के किसी भी सदन में पेश,
संसद के किसी भी सदन में पेश, सदन में पेश हो सकता है। इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और बेटा जी इसका दूसरा पॉइंट है कि इसी बिल पर क्या आता है, इसी पर संयुक्त बैठक, इसी पर विवाद होने पर, इसी पर विवाद होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इक्वल पावर्स होती हैं, बुलाई जाती है। ठीक है, झगड़ा होगा तो यहां पे जॉइंट सेशन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आगे प्यारे बच्चे आपसे बात करती हूं तो आप यहां पे ध्यान से सुनेंगे। एक आपका ऑर्डिनरी बिल हो गया, दूसरा मैंने आपको बता चुकी हूं तो इसको दोबारा नहीं बताऊंगी, मनी बिल, इसके बारे में सब कुछ मैं लिखवा चुकी हूं। धन विधेयक, ये कहां पर पेश होता है, राज्यसभा में कितने दिन रहता है, मनी बिल को सर्टिफाइड कौन करता है। थर्ड आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल लिखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। लिखिएगा, संसद के किसी भी सदन में पेश, संसद के किसी भी सदन में पेश। इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसकी इंग्लिश ये लिखी है, लिख लेना। नेक्स्ट, क्या इस पर संयुक्त बैठक आती है, जॉइंट सेशन होता है, तो आप कहेंगे मैम जॉइंट सेशन नहीं होता। दोनों सदनों से, दोनों सदनों से, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत जिसको हम कहते हैं, पारित होना अनिवार्य। अगर नहीं होगा तो फिर यह बिल कैंसिल हो जाएगा, फिर यह बिल कैंसिल हो जाता है, पारित होना अनिवार्य। तो ये 3 तरह के बिल होते हैं और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि इस बिल पर किसी भी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं, किसी भी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता, बल्कि राष्ट्रपति बाउंड है इस बिल को साइन करने के लिए, प्रयोग नहीं, क्रॉस का मतलब है नहीं। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे तो तुम्हारा कुछ भला भी होगा, आलतू फालतू के क्वेश्चन पूछने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आलतू फालतू के तुम जितने क्वेश्चन पूछोगे उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक है, वीटो पावर मींस जाके देखिएगा गोहिल प्रेसिडेंट में। आगे देखिए, आगे प्यारे बच्चे आपका एक होता है प्रश्नकाल। संसद में आपको बता दूं तो एमपी क्वेश्चन पूछते हैं। कौन पूछता है क्वेश्चन? एमपी। किससे पूछते हैं? मिनिस्टर से। किससे पूछते हैं बेटा जी? मिनिस्टर से। प्रश्नकाल को कहते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन आवर। इसमें आपके एमपी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं और इसका जो समय रहता है, समय यानी टाइमिंग रहती है, वो क्या रहती है? तो इसका टाइम होता है बेटा जी 11 बजे से लेकर और 12 बजे तक। और इसमें बच्चा आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इसमें मैम 3 तरह के प्रश्न होते हैं। 3 तरह के प्रश्न, जिसमें आप कहेंगे पहला होता है तारांकित प्रश्न यानी स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन, इस पे क्या बना हुआ होता है? तो मैम इस पर स्टार बना हुआ होता है, इस तरीके से, ऐसे।
और जैसे ही मिनिस्टर इसको देखता है तो वो कहता है कि भैया स्टार्ड क्वेश्चन है, इसलिए मौखिक उत्तर दूंगा, यानी ऑरल फॉर्म में आंसर दिया जाता है। आंसर कैसा होता है? ऑरल आंसर। ठीक है। दूसरा होता है बेटा जी अतारांकित प्रश्न, इस पर स्टार नहीं होता है, अनस्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं कि इसका जो आंसर होता है वो रिटन में होता है, लिखित उत्तर, रिटन में आंसर होता है, रिटन आंसर। और एक होते हैं बेटा जी अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस, जिसमें बहुत कम दिनों के अंदर नोटिस देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन। और इनका भी उत्तर कैसा होता है? मौखिक, ऑरल आंसर दिया जाता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि प्रश्न काल का समय कितना होता है, और प्रश्न काल में अगर हम बात करते हैं तो आपके कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ही प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। अगर आपको यहां तक बात समझ में आई हो तो एक बार थम्स अप करें। समझ में आया? 0 आवर भी बता दो मैम। चलो बिल्कुल बताऊंगी बेटा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। शून्य काल, 0 आवर। 0 आवर के बारे में बेटा अगर हम बात करते हैं तो इसको 0 आवर जो नाम दिया है वो किसने दिया है? तो आपकी मीडिया ने, मीडिया ने। ठीक है, मीडिया ने इसे नाम दिया है 0 आवर। इसे बेटा जी प्रश्न उत्तर सत्र भी कहते हैं, प्रश्न उत्तर सत्र, क्वेश्चन आंसर आवर भी इसको कहते हैं, क्वेश्चन आंसर आवर। ठीक है। और इसका जो समय है वो कितना है? तो मैम 12 बजे से लेकर और 1 बजे तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रश्न काल के तुरंत बाद कौन सा काल शुरू होता है? तो शून्य काल। कौन सा काल शुरू होता है? तो मैम शून्य काल। शून्य काल बेटा जी शुरू होता है। ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर मैं आपको बात करूं तो इसमें अधिकतम प्रश्न कितने पूछे जाते हैं? अधिकतम प्रश्न, मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस बेटा जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इसमें 20। और इसकी भारत में शुरुआत, भारत में जो इसकी शुरुआत हुई है बेटा जी शून्यकाल की वो 1962 में, 1962 में भारत में इसकी शुरुआत हुई है। और प्रश्नकाल की भारत में शुरुआत कब हुई थी? तो जो आपका प्रश्नकाल है इसकी भारत में शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। और लास्ट में आपको इसमें बताने जा रही हूं अविश्वास प्रस्ताव। क्वेश्चन कौन करता है बेटा? खुशी क्वेश्चन करते हैं एमपी। किससे करते हैं? मिनिस्टर से। जब ये सेशन चलते हैं, जब ये आवर्स आपके चलते हैं तो उसमें आपके मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं एमपी।
और ये सेशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर होते हैं, ठीक है। और लास्ट जो आपके क्वेश्चन बनते हैं पार्लियामेंट में वो बनते हैं बच्चा अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लिखिएगा। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन लिखना। कौन पेश करता है और कहां पेश होता है, कहां पेश होता है, किसके विरुद्ध आता है, किसके विरुद्ध आता है, विरुद्ध मतलब अगेंस्ट, किसके विरुद्ध आता है, लोकसभा में पास होने पर क्या होता है, लोकसभा में पास होने पर क्या होता है, और नेक्स्ट है पेश करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन, पेश करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन, सदस्यों का समर्थन यहां पर चाहिए होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है। अब मैंने क्वेश्चन बनाकर आपको बताया है और क्वेश्चन के फॉर्म में आप जब देखेंगे तो देखो कौन पेश करता है, तो बेटा जी इसको लेकर आती है हमेशा ओपोजिशन पार्टी, यानी हम कह सकते हैं विरोधी दल। जैसे आपकी बीजेपी के खिलाफ लेकर आए कांग्रेस, तो आप कहेंगे ओपोजिशन पार्टी लाती है मैम, ऑपोजिशन पार्टी इसको पेश करती है, ठीक है। कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है पेश करने के लिए, 50 सदस्यों का। जब लोकसभा के 50 मेंबर्स ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करेंगे तब जाकर ये पेश होगा, ठीक है। कहां पेश होता है, तो बेटा जी केवल लोकसभा में, ये राज्यसभा में नहीं होता। क्यों मैम, क्योंकि बेटा जी अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब ही यही है, अविश्वास प्रस्ताव लाने का यहां पर यही मतलब है कि सरकार के पास अब मेजॉरिटी नहीं है, सरकार के पास अब बहुमत नहीं है, ठीक है। और अगर ये पास हो गया तो ये सिद्ध हो जाता है कि अब सरकार के पास बहुमत नहीं है, क्योंकि अगर ये पास हो रहा है लोकसभा में तो ये इसी चीज को डिफाइन कर रहा है। अगर पास नहीं होगा तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। किसके विरुद्ध आता है, तो आप समझ ही गए होंगे, सत्ताधारी दल, रूलर पार्टी के अगेंस्ट आता है। रूलर पार्टी के अगेंस्ट कौन लेकर आता है, अपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी। और लोकसभा में अगर पास होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, देना पड़ता है। सरकार का मतलब किससे है मैम, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ब्रैकेट में लिख लेना, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी सरकार गिर जाती है। क्योंकि इसका पास होना प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इसका पास होने का मतलब है कि सरकार अब मेजॉरिटी में नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी कहां प्रूफ होती है, लोकसभा में। और जब ये लोकसभा से ही पास हो रहा है इसका मतलब सरकार अब मेजॉरिटी में नहीं है, एमपी उसके सपोर्ट में नहीं है। तो ये क्वेश्चंस यहां से बनते हैं अविश्वास प्रस्ताव से। अगर यहां तक प्यारे बच्चे आपको समझ में आया हो तो प्लीज एक बार थम्स अप करें, एक बार थम्स अप करें फटाफट। ठीक है पार्थ, अगर रीजन यहां पे पास होने का ये होगा कि जब एमपी सपोर्ट करना बंद कर देंगे उस सरकार को जिसको अभी तक कर रहे थे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्स एवरीवन। अब संसद के साथ ही बेटा जुड़ी होती हैं आपकी संसदीय समिति,
संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी, हमें केवल 3 पढ़नी है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा अगर आएगा तो। पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति, बेटा जी इनको पता है क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है लघु संसद, इनको कहते हैं स्मॉल पार्लियामेंट। क्यों कहते हैं मैम इनको स्मॉल पार्लियामेंट? क्योंकि बेटा संसद का बहुत सारा काम होता है और संसद वो सारा काम खुद से नहीं कर सकती है। जैसे आपने देखा था संविधान सभा, तो संविधान सभा ने बहुत सारी समिति बनाई थी क्योंकि संविधान सभा का काम बहुत सारा था, बहुत सारा मैम काम था। यहां पर पीएम किसको त्यागपत्र देते हैं? राहुल, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो लघु संसद क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि मैम पार्लियामेंट का बहुत सारा काम होता है और पार्लियामेंट सारा काम खुद से नहीं कर सकती है और इसीलिए पार्लियामेंट क्या करती है कि कमेटी बना लेती है और कमेटी बनाकर अपना काम उनको सौंप देती है ताकि काम अच्छे से हो सके। ठीक है, तो लघु संसद भी इनको कहा जाता है। और आपकी जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं बेटा ये 2 प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स। एक तो होती है बेटा जी स्थाई समिति और एक होती है बेटा जी तदर्थ समिति, जिन्हें आप कहते हैं एडहॉक कमेटी। इन्हें कहते हैं परमानेंट कमेटी। परमानेंट मतलब जो हमेशा काम करती रहती हैं, जिनके केवल मेंबर चेंज होते हैं लेकिन ये हमेशा काम करती हैं। ठीक है, और तदर्थ समिति बेटा जी एडहॉक कमेटी किसको कहते हैं? तो मैम एडहॉक कमेटी कहा जाता है ऐसी कमेटी को जो विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है, विशेष कार्य के लिए गठित, और उनका काम होने के बाद फिर वो खत्म हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में करप्शन हुआ और वो करप्शन सामने आ गया, तो करप्शन सामने आने के बाद प्यारे बच्चे क्या होगा कि उस करप्शन की जांच के लिए कमेटी बना देंगे और जैसे ही वो कमेटी अपना काम खत्म करेगी वो कमेटी भी खत्म हो जाएगी। तो उसको कहते हैं एडहॉक कमेटीज। और परमानेंट कमेटीज कौन सी होती हैं? जो मैम हमेशा काम करती रहती हैं, जो कभी खत्म नहीं होती। जैसे परमानेंट कमेटीज में आप एक यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और उस कमेटी को हम कहते हैं आपका, सबसे पहले कमेटी लिखिएगा प्राक्कलन समिति। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहां से संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो इसको कहते हैं बेटा जी एस्टीमेट कमेटी। आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन आएगा केवल उतना ही मैं आपको बताऊंगी। प्राक्कलन समिति बेटा लिखना संसद की सबसे बड़ी समिति है, संसद की सबसे बड़ी समिति। बिगेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, बिगेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये आपकी स्थायी समिति है, परमानेंट कमेटी है। और आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चे कि इसमें जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स, वो होते हैं 30। कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? 30। और ये 30 मेंबर्स जो होते हैं ये कहां से होते हैं? लोकसभा के सदस्य। 30 मेंबर्स कहां से लिए जाते हैं? लोकसभा से। इसमें राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैम जो प्राक्कलन समिति होती है यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा? तो प्यारे बच्चे यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, या ऐसी कौन सी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते? तो प्राक्कलन समिति। एस्टीमेट कमेटी प्यारे बच्चे एक ऐसी कमेटी है जिसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, एक भी सदस्य नहीं चुनता है। संसद की सबसे, अच्छा बड़ी रह गया है, सॉरी, सबसे बड़ी समिति। तो आप कहोगे कि मैम प्राक्कलन समिति
सारे के सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से नहीं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट इसमें पूछा जाएगा कि इसके जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ मेंबर्स, वो कितना होता है? तो बेटा जी टेन्योर ऑफ मेंबर्स होता है 1 वर्ष। ठीक है, कितना होता है? 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद इसमें नए मेंबर आ जाते हैं। ये कमेटी हमेशा काम करती है। केबल रिटायर कौन होता है? केबल रिटायर होते हैं मैम इसके मेंबर्स। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? इसे फॉर्म्ड कब किया गया था? तो मैम ये फॉर्म्ड की गई थी 1950 में। 1950 खत्म। अब आती है प्यारे बच्चे इसकी जुड़वा बहन। इसकी जुड़वा बहन जिसका नाम है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। इसमें लिखिएगा, अगर हम बात करते हैं संसद की सबसे पुरानी समिति, संसद की सबसे पुरानी समिति, ओल्डेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, ओल्डेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सबसे पुरानी समिति है ये बच्चे। अभी बताऊंगी मंजीत इसका काम क्या होता है, थोड़ा पेशेंस रखो, सब बताऊंगी, सबका आंसर आपके पास होगा। संसद की सबसे पुरानी समिति क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इसका जो गठन हुआ था, ये जो फॉर्म्ड हुई थी, आपको पता है कब हो गई थी? 1921 में। 1921 में ये फॉर्म्ड हो गई थी। इसे कहते हैं संसद की सबसे पुरानी समिति। और इसमें जो सदस्य होते हैं बच्चे, इसमें जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स वो होते हैं 22, जिसमें 15 आपके लोकसभा से आते हैं और 7 बेटा जी राज्यसभा से। और इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, इनका भी जो टेन्योर होता है वो होता है 1 ईयर। कितना होता है? 1 ईयर। और इस कमेटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप लिखेंगे कि जो लोक लेखा समिति है, लिखना इस समिति का अध्यक्ष, इस समिति का अध्यक्ष चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। विपक्षी दल का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। कभी भी रूलर पार्टी का लीडर इसका नेता नहीं, अध्यक्ष नहीं होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी कौन होता है? तो आप कहेंगे मैम चेयरमैन दिस कमेटी। चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी कौन होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल का नेता। और ये कब से यहां पर चल रहा है रूल? तो बेटा जी 1967 से यह परंपरा चल रही है, यह परंपरा चल रही है। ये रूल चल रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी का लीडर ही यहां पर इसका चेयरमैन होगा, रूलर पार्टी का कभी नहीं होगा। और आपको मैं बता दूं कि अब ये आपकी एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी, इन दोनों कमेटी को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन। इन दोनों को कहा जाता है ट्विंस सिस्टर। क्या कहा जाता है? ट्विंस सिस्टर। क्यों कहते हैं मैम? क्योंकि इन दोनों का काम एक ही है। इन दोनों का काम होता है कि सरकार जो भी ऐसे एक्सपेंसेस करती है जिनकी उसे जरूरत नहीं है,
मतलब फालतू के खर्चों को रोकना, सरकार के फालतू के खर्चों को कंट्रोल करना, इन दोनों का काम है। इसीलिए इनको कहते हैं ट्विंस सिस्टर, इसीलिए इनको कहते हैं जुड़वा बहन। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? जुड़वा बहन, क्योंकि इन दोनों का काम है सरकार के फालतू के खर्चों को कंट्रोल करना। और इस पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में एक चीज और ध्यान रखना, पब्लिक अकाउंट कमेटी को कैग का फ्रेंड एंड गाइड, फ्रेंड एंड गाइड यानी मित्र और मार्गदर्शक, मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है किसको? मैम पब्लिक अकाउंट कमेटी को कैग, सॉरी कैग को पब्लिक अकाउंट कमेटी का, कैग को पब्लिक अकाउंट कमेटी का। कैग कौन होता है मैम? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की फ्रेंड और गाइड होती है कौन? किसका फ्रेंड और गाइड होता है? ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का। क्यों मैम? क्योंकि कैग जो रिपोर्ट देता है उसकी जांच करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्योंकि मैम कैग जो रिपोर्ट देता है उसकी जांच कौन करती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रही हूं और पॉलिटी में आपको दिक्कत आएगी तो आप किससे पूछेंगे? मैम आपसे। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहां पर पढ़ा रही हूं और आपकी प्रॉब्लम्स जो होंगी उनका जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। तो क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी कैग की रिपोर्ट की जांच करती है तो इसको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये कैग से पूछती है। तो कैग इसका कौन होता है? फ्रेंड भी होता है और गाइड भी होता है। ठीक है, हाँ लास्ट लिखिएगा सार्वजनिक उपक्रम समिति, लास्ट लिखिएगा सार्वजनिक सरकारी उपक्रम समिति या सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम समिति। बेटा जितना दिमाग कमेंट लगाने में लगाते हो ना उतना पढ़ने में लगा लोगे तो कुछ भला हो जाएगा तुम्हारा। द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग ये क्या करती है कि सरकार के जो आपके उद्योग होते हैं उन पर नजर रखती है। सबसे पहले लिखो इसका गठन कब हुआ था? फॉर्म्ड, अभी इसका काम भी बताऊंगी, 1964 में। ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो बेटा जी जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं इसमें भी 22 होते हैं, 22 सेम रेशो रहता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष होता है। टेन्योर कितना होता है इसके भी मेंबर्स का? तो मैम 1 वर्ष। कमेटी हमेशा रहती है, चेंज होते हैं तो मेंबर्स। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? तो देखो यहां क्या लिखा है, सार्वजनिक उपक्रम या सरकारी उपक्रम समिति, मतलब सरकार के जो कंपनीज होती हैं, जो उद्योग होते हैं, तो उनमें आपका प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या वो कंपनियां सरकार के नियमों के हिसाब से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? ये सब देखना किसका काम होता है? इस कमेटी का। यानी सरकार के जो उपक्रम होते हैं, जो उद्योग होते हैं, उन पर नजर रखना किसका काम है?
इस कमेटी का। हमें केवल यही 3 कमेटी पढ़नी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। आर्टिकल 123 आकाश बेटा मैं पढ़ा चुकी हूं। आप रेगुलर क्लासेस नहीं करते हो, आप लोगों की सबसे बड़ी कमी यही है ना। अब मैं आ जाती हूं रिवीजन स्लाइड। चलो अब मुझे बताना सबसे पहले संसद का गठन किस आर्टिकल में है। संसद का गठन, लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन, 3 आर्टिकल्स हैं, पूछे जा चुके एग्जाम्स में, इसलिए आपसे पूछा है। अब आर्टिकल 123 में क्या है, क्योंकि ये तो मैं आपसे पूछूंगी ना, मैं पढ़ा चुकी हूं। आर्टिकल 112 में क्या है, आर्टिकल 110 में क्या है, और नेक्स्ट मुझे बताइएगा आर्टिकल 109 में क्या है। देखते हैं अब क्या आंसर करते हो आप। नेक्स्ट बताना, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा कितनी बार रोक सकती है, कितनी बार रोक सकती है, सॉरी कितने दिन रोक सकती है, कितने दिन रोक सकती है। और नेक्स्ट बताना, हाँ, संयुक्त बैठक, इसका बताना आर्टिकल, कौन बुलाता है और अध्यक्ष कौन होता है, और किस विधेयक पर आता है, किस विधेयक पर, किस विधेयक पर, है ना। अब इनका ही कर लो आंसर, फिर कुछ क्वेश्चंस कल करा दूंगी क्योंकि टाइम होने वाला है। तो संसद का गठन आर्टिकल 79, लोकसभा 81, राज्यसभा 80, 123 में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी दी गई है मैम डेफिनेशन, परिभाषा। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की दी गई है परिभाषा। आर्टिकल 109 में मैम धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया, कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में नहीं, और पेश होने से पहले किसकी अनुमति चाहिए, राष्ट्रपति की। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन रोक सकती है, 14 दिन बाद ऑटोमेटिकली पास। 108 राष्ट्रपति, अध्यक्ष कौन होता है ज्वाइंट सेशन में, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। किस विधेयक पर आता है, साधारण ऑर्डिनरी बिल पर। अब कल हम शुरू करेंगे विधानमंडल, उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी संविधान संशोधन के लिए जो आपका चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन जो आपके किए जाते हैं वो किस किस तरीके से किए जाते हैं, छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 10 मिनट, और उसके बाद हम शुरू करेंगे विधानमंडल। प्यारे बच्चों, अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू खुशी, थैंक यू सो मच। कैग भी पढ़ाऊंगी, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब कुछ आप पढ़ लेंगे। कैग भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसके बाद में अभी निर्वाचन आयोग आपको पढ़ाऊंगी। अब आपके जो टॉपिक रहते हैं विधानमंडल, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, पंचायत और निर्वाचन आयोग और कैग,
ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं। आपसे मैंने बोला था कि जनवरी फर्स्ट वीक तक मैं खत्म करने का पूरा प्रयास करूंगी, उम्मीद है कि खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड आप सभी को अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और आप सभी की विशेस इस साल पूरी हो जाएं, आप सबकी नौकरी लग जाए, आप सभी सेलेक्ट हो जाएं, यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।